और मैम ये वन पीस का ज़माना है। आप इस मॉडर्न जनरेशन में लोगों को साड़ी पहनाने चले हैं, तो ये मॉडर्न जनरेशन के बीच का ये गैप है, आप इसको कैसे ब्रिज करती हैं? तो ऐसा बोल सकते हैं कि राजस्थानी बहू से लेके आपका सफ़र रहा इन्फ्लुएंसर तक का, है ना? जी हाँ। और आपकी प्रोफाइल को देख के तो ऐसा लगता है कि आपका जो हर दूसरा वीडियो है, वो कहीं न कहीं प्रमोशनल वीडियो है। तो मतलब इतनी प्रमोशन आ कहाँ से रहे हैं? और कभी लिफ्ट से ऊपर जाने की मत सोचो, धीरे-धीरे स्टेयर से चढ़ो, बहुत मज़ा भी आएगा क्योंकि सफ़र जितना सुंदर होता है ना, मुझे लगता है मंजिल उतनी सुंदर नहीं होती है। कि एक साड़ी को बनने में कितना टाइम लगता है और इसके प्रोसेस के बारे में पता है आपको कैसे क्या बनती है साड़ी? बिल्कुल, दुनिया की जो सबसे महँगी साड़ी है वो है कांजीवरम साड़ी। क्या प्राइस होगा उसका? लाखों में है, आप चाहो तो 50-60 लाख रुपए तक भी बनवा सकते हो। मतलब एक साड़ी 50-60 लाख बिल्कुल। रुपए की। उसके अं तो आपने कभी सोचा है कि आपका भी खुद का ब्रांड तो होना चाहिए साड़ी का? तो एक बार आरजे की आवाज में कुछ हो जाए। खमा गणिसा माटी रे महक कार्यक्रम में आप सबरो बहुत बहुत स्वागत है। लेन आई हूँ आपरे वास्ते माटी री सौंधी सौंधी खुशबू। और जयपुर के बारे में एक कहावत भी है कि जग में आके न देखो जयपुरियो तो जग में आके के करियो। तो इसके बारे में आप क्या बोलना है? बिल्कुल मैं सही कहूंगी और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को हमेशा धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरी शादी बहुत अच्छे शहर में करी। मैं जयपुर अभी लास्ट में 28 ईयर्स से जयपुर में रह रही हूँ और अब जोधपुर से ज़्यादा मैं जयपुर में रह रही हूँ और मुझे बहुत कुछ दिया है जयपुर ने। आप जोधपुर यानी राजस्थान से है ना? बिल्कुल। तो आपको राजस्थानी होने में प्राउड फील होता है? हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना आरजे मोहित और स्वागत है आप सभी का आज के इस एक और धमाकेदार पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जयपुर की एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने साड़ी को फैशन का सुपरस्टार बना दिया है। साड़ी ब्लॉगर, लाइफ स्टाइल क्वीन, रेडियो की आवाज और रोटरी क्लब की प्रेसिडेंट, दी वन एंड ओनली ममता मोट इन वोग नारी। तो मैम आपका फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। थैंक यू सो मच मोहित, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। तो मैम सबसे पहले आप एक बार अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि ये आपका ममता मोट तो नेम है बट ये इनवोग नारी ये कैसे पड़ा? इनवोग नारी के पीछे एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है। मैं कहूँगी कि जब मैं टीचिंग जॉब करती थी तो मैं डेली साड़ीज़ पहनती थी। तो मेरी डॉटर मुझे बोलती थी कि मम्मी आप अपना जो डेली आप इतनी अच्छी-अच्छी साड़ियाँ हाँ। पहनते हो, आपको इतनी सारी नॉलेज है, तो आप क्यों नहीं अपना एक पेज बनाते हैं? तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इंस्टाग्राम क्या होता है या सोशल मीडिया क्या होता है। मैं सिर्फ़ अगर जानती थी तो सिर्फ़ फ़ेसबुक के बारे में ही जानती थी या फिर यूट्यूब है वो काफ़ी फ़ेमस है। हाँ। तो धीरे-धीरे मेरी डॉटर ने मेरे पिक्चर्स क्लिक किए, उसने मेरा पेज बनाया और वो उन पे पिक्चर्स डालती रही। अच्छा वही डालते रहे। जैसे मैं डेली जाती थी हाँ तो वो हाँ। डेली मेरी छत पर मुझे लेकर जाती थी, हाँ। मेरे छोटे-छोटे वीडियोज़ बनाती थी, छोटे-छोटे कुछ क्लिप्स लेती थी और उनको उस पे पोस्ट कर देती थी। फिर उसने मुझे एक दिन बताया कि मम्मी ये आपका पेज है, अब आप इसे अपने फ़ोन में डाल लीजिए, आप इसे कैसे चलाते हैं उसने मुझे बहुत कुछ बताया। तो धीरे-धीरे मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा और मैं भी अपने पोस्ट करने लगी उस पे पिक्चर्स। फिर जब तक मेरा अकाउंट मैंने पब्लिक नहीं किया था। अच्छा प्राइवेट था। हाँ, स्टार्टिंग में मेरा अकाउंट प्राइवेट था। हम्म। उसके बाद मुझे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो लोग साड़ी को प्यार करते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं कि सिर्फ़ हम भारत में ही हम लोग साड़ी पहनते हैं, लेकिन मैंने पूरी दुनिया में लोगों को देखा है साड़ी के प्रति जो प्यार है, स्पेशली वो लोग जो राजस्थान के हैं या इंडिया के हैं, जो बाहर जाकर बस गए हैं। तो वो लोग भी अपना कंटेंट उस पे डालते थे और उनका अकाउंट जो थे, वो थे पब्लिक थे। पब्लिक। तो मुझे एक दिन लगा कि क्यों नहीं मैं भी अपना अकाउंट पब्लिक करूं। तो जब मैंने अकाउंट पब्लिक किया तो लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। मैं पूरी दुनिया में जितने भी साड़ी प्रेमी हैं मैं उनसे जुड़ी और ऐसे करते करते पेज ग्रो करने लगा, ब्रांड प्रमोशन मिलने लगे। कोविड के टाइम पे मेरे पास काफ़ी अच्छा टाइम होता था तो मैंने साड़ियों के बारे में बहुत लिखा और मैं डेली अपना साड़ी पहनकर अपने रील्स बनाती थी, अपने छोटे छोटे वीडियो शूट करती थी। तो उसके बाद मुझे काफ़ी लोगों ने एप्रिशिएट किया कि ममता बहुत अच्छा कर रहे हो, उसे और तुम अच्छा करो। धीरे-धीरे मेरे पास मेल आने लगे प्रमोशन के लिए और पता ही नहीं चला कि कब एक छोटा-सा बच्चा वो इतना बड़ा हो गया। तो आपकी जर्नी स्टार्ट कब होती है? मैं एक बार आपके बचपन के बारे में जानना चाहूंगा। उससे पहले आपकी मतलब आपने ये कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, आपने टीचिंग की जॉब कर रहे थे उससे पहले, और आप रेडियो जॉकी भी थे। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है? मैं चाहता हूँ आप अपने बचपन से एक बार स्टार्ट करें कि मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी लग रही है। बचपन मेरा वैसा ही जैसे आम बच्चों का होता है वैसा ही मेरा बचपन था। हम 4 बहनें हैं, मैं उसमें सबसे बड़ी हूँ और एक बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। जोधपुर में मेरा बचपन गुज़रा और मेरी पढ़ाई-लिखाई भी सब जोधपुर में हुई। जब मैं 20 साल की थी तब मेरी शादी हो गई और मैं आ गई जोधपुर से जयपुर
और जयपुर तो मेरी कर्म भूमि है, मुझे बहुत कुछ दिया। बचपन की अगर मैं बात करूँ तो बचपन में हमें जो आजकल है ना कि बच्चों को आराम से कहीं भी चले जाते क्या हैं, इतना ईज़ी नहीं था। हाँ, मतलब पेरेंट्स से बीइंग अ गर्ल बहुत मतलब मुझे बहुत लगता है डिफिकल्ट था। डिफ़िकल्ट था। तो घर में बस यही हमारा रूटीन था कि सुबह स्कूल जाते थे, वापस आते थे, दादी के साथ कहानियाँ सुनते थे, भगवत गीता सुनते थे, शाम को वही मम्मी के कामों में हाथ बटाते थे क्योंकि जो ये सर्वेंट का या मेड का जो चलन है वो भी इन दिनों में ज़्यादा आया है। हाँ। उस समय चाहे वो कितना भी बड़ा परिवार हुआ करता था, सब मिल-जुल कर काम करते थे और मम्मी को हमेशा लगता था कि दूसरे घर जाएगी तो इसे भी अपना काम सिखाना काम चाहिए। तो जब मैं 7th-8th में थी तब मैं घर में कुकिंग और ये सब काम करना मैंने शुरू कर दिया था। पर मेरा ये शौक था कि मैं जब टीवी पे सिर्फ़ दूरदर्शन ही आता था, इसके अलावा कोई और चैनल आता नहीं था। तो हम लोग न्यूज़ देखने के लिए भी हम लोग मरते थे कि न्यूज़ देखेंगे, सलमा सुल्तान जी आएँगे, सरला महेश्वरी जी आएँगे, उनको हम सुनेंगे। इसके अलावा एक चौपाल आया करता था, एक एक और प्रोग्राम आया करता था रंगोली, जो सुबह-सुबह शायद आपको नहीं पता होगा लेकिन आपके मम्मी-पापा को ज़रूर पता होगा। आजकल तो क्या है कि ओटीटी पे सब कुछ इतना ईज़िली अवेलेबल है कि आप जो चीज़ देखना चाहो आप उस पे डालो और वो आ जाता है। लेकिन हमें पूरा वीक एक पिक्चर देखने के लिए वेट करना पड़ता था। तो कहते हैं ना कि सपने ज़रूर देखो, यूनिवर्स आपकी ज़रूर सुनता है। जो एक 10-12 साल की लड़की ने एक सपना देखा था कभी कि मुझे भी अ, कभी अपना नाम कमाना है या मुझे रेडियो जॉकी बनना है या मुझे टीवी पर जाना है, तो वो सपना था, वो शादी के बाद एक सपना ही रह गया। मतलब कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं वापस कभी घर से बाहर निकल पाऊँगी, दिल्ली से बाहर निकल के मैं कुछ कर पाऊँगी, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए कि मैंने 2008 में वापस अपनी जर्नी शुरू की, वापस अपनी पढ़ाई शुरू की। स्टार्टिंग मैंने की टीचिंग जॉब से और मुझे ये लगा कि चलो बीएड कर लिया, अब अपना यही अपनी लाइफ़ है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे आप? मैं पढ़ाती थी मैथ्स और इंग्लिश। मैथ्स, क्या बात है। बट मैं प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाती थी, अच्छा, हालाँकि अच्छा। मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब मैं वहाँ पर इंटरव्यू के लिए गई तो उन्होंने बोला हमारे पास मैथ्स टीचर की जगह खाली है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 5th तक के बच्चों को तो मैं मैथ्स पढ़ा हाँ। सकती हूँ। उसके बाद मैंने 6 टू 8 एसएसटी भी पढ़ाया है। हुँ, तो बस ये था कि चलो यही लाइफ़ है, अभी टीचिंग जॉब करनी है। हुँ। लेकिन मन में कहीं न कहीं वो हमेशा एक चीज़ रहती थी कि नहीं मुझे एंकर बनना है या मुझे कुछ नाम प्रोग्राम कमाना है। होस्ट करना है। तो जाकर इन सब चीज़ों को भी मुझे 2000 मैं की बात करती हूँ। 2015 में जब मैंने अपना स्कूल चेंज किया, मैंने आईएएस जो स्कूल है गर्ल्स स्कूल, वो मैंने जॉइन किया। तो जब मैं वहाँ पर इंटरव्यू के लिए गई तो उन्होंने मेरा प्रोफ़ाइल देखा कि अच्छा आप सिंगिंग भी करते हैं, अच्छा आप होस्ट भी करते हैं। तो मैं स्कूल में छोटे-मोटे प्रोग्राम होस्ट करती थी। तो वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है डॉक्टर अशोक गुप्ता सर। हाँ, अभी थोड़े दिन पहले हाँ, ही हुई थी, मैंने भी देखा वो था। मेरे इंस्पिरेशन हैं। हाँ। तो कहते हैं ना कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उनका अपना रेडियो स्टेशन है। जब मैं वहाँ गई तब मैंने उनको बोला कि मैं तो टीचिंग ही कर सकती हूँ। हुँ, तो बोले नहीं मैं तुम्हारे लिए मैं कुछ और सोच रहा हूँ। तो मैंने कहा सर मैं और कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, मैं टीचिंग ही कर सकती हूँ। हुँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो ममता मेरा ना एक रेडियो स्टेशन है, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो कि मैं पिछले 17-18 साल से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और हमारा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि जो तुम्हारा ये हुनर है तुम वहाँ दिखाओ। हुँ। तुम हमारे मास कम्युनिकेशन के जो बच्चे हैं उनको तुम ट्रेन करो। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं 15 दिन करके देखती हूँ, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं बिल्कुल उसको कंटिन्यू करूँगी और नहीं कर पाई तो सर टीचिंग ही करनी है मुझे। हुँ। तो फिर मैं नेक्स्ट डे से रेडियो स्टेशन गई, तो वो माइक देखकर, वो स्टूडियो देखकर मतलब एक जैसे छोटा बच्चा खुश होता हाँ, है ना, हाँ, एक्साइटमेंट। वैसे मैं बहुत खुश हो गई। हाँ, शुरू-शुरू में मुझे लगा कि मैं अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ। बीइंग अ जोधपुरी मेरे साथ थोड़ा-सा एक श को लेकर बड़ा प्रॉब्लम होता हाँ। था, क्योंकि हम लोग मारवाड़ी घर में बोलते थे। तो वो श और स में मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी। वहाँ के जो स्टाफ है, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की इसके अंदर। नहीं, ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी है। और मैं अगर कहूँगी कि अगर मैं बातचीत करना सीखी हूँ, माइक के आगे बोलना सीखी हूँ, तो इट्स बिकॉज़ ऑफ डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया। उसके बाद मैं कंटिन्यूअस 7-8 इयर्स मैंने रेडियो पर काम किया, बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए एंड इट वाज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम आई कैन से। और मैं जॉब कभी छोड़ना नहीं चाहती थी, बट जो 9 टू 5 का जॉब था, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि मेरा इन वोग नारी है, वो बहुत ही एक अच्छा बच्चा, बड़ा बच्चा बन गया था। तो हुँ, मुझे लग रहा था कि मुझे अब इसको देखना ज़्यादा हाँ। ज़रूरी है, ये मेरी प्रायोरिटी है। तो अभी मैंने लास्ट ईयर ही जॉब छोड़ दिया, लेकिन मैं रेडियो से कभी भी दूर नहीं हुई हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं रेडियो पर जाती हूँ, बातचीत करती हूँ। मतलब आप वहाँ पे आते-जाते रहते हैं, है ना? बिल्कुल।
तो आपने जैसा कि बताया कि बचपन आपका वही रहा जो एक मतलब नॉर्मल इंसान का रहता है। आप जोधपुर से हैं, राजस्थान वाली वाइब है ना, और आपने टीचिंग की जॉब करी, रेडियो जॉकी है ना, तो आपको ऐसे, और शादी के बाद आपने ये सब किया है ना, तो शादी कौन। के बाद भी क्या, बच्चे काफी बड़े हो गए थे मेरे। अच्छा, उसके बाद। हाँ जी, 10 साल का मेरा बेटा हो गया था, उसके बाद मैंने वापस अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। मैंने जॉब स्टार्ट किया, रेडियो होस्ट किया, उसके बाद में जो इन वोग नारी है वो बहुत अच्छा, आप सब तो भी कौन देख ही सी रहे एज में हैं। किया था, आपको याद है? इन एज ऑफ 33। 33। यस। ओके, यानी कि राजस्थानी बहू। राजस्थानी बहू बोल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये टाइटल अच्छा रहेगा। हाँ तो बिल्कुल। एक मॉडर्न राजस्थानी बहू बोले या फिर ओनली राजस्थानी बहू? मॉडर्निटी का क्या मतलब है, ये लोगों पर डिपेंड करता है। हाँ। मेरे लिए मॉडर्निटी वो है कि आप अपने कल्चर और अपने रूट्स मत छोड़ो। हम्म। जैसे कि मैं पसंद करती हूँ साड़ी पहनना, तो मैं सभी को यही कहती हूँ कि मॉडर्निटी सिर्फ इसमें नहीं है कि आप वेस्टर्न वियर पहनो या आप हिप हॉप सुनो। मॉडर्निटी उसमें है कि आप विचारों से मॉडर्न बनो। हम्म। आप घर के बच्चों को मोटिवेट करो, सिर्फ बेटियां ही नहीं बल्कि बेटे भी जो करना चाहते हैं उन्हें आप आगे करने दो। और अपने जो त्योहार हैं उन्हें ना भूलो। अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, कल्चर बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो ऐसा बोल सकते हैं कि राजस्थानी बहू से लेके आपका सफर रहा इन्फ्लुएंसर तक का, है ना? जी हाँ। ओके, तो मैम आपने पहली बार लाइफ में साड़ी कब पहनी थी, कौन सी एज में पहनी थी, और वो किसकी साड़ी थी? एज तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जब याद है मुझे कि मेरी दादी की मैंने साड़ी पहनी थी, हम्म। बहुत ही सुंदर रेड कलर की सिल्क की साड़ी थी उनकी। और मेरी दादी और मम्मी दोनों ही बहुत ही साड़ी के शौकीन थे। शौकीन क्या कहूँगी कि मतलब मैंने उन्हें हमेशा उसी में ही देखा है। हाँ। तो हमें साड़ी पहनने का मुझे मौका कब मिला, जब मैं शायद मुश्किल से मुझे लगता है कि 8-10 साल की होंगी। हर साल में ही। और मम्मी और दादी जब घर में नहीं होते थे, तो हम सब बहनें मिलके धूम मचाते थे। हम लोग घर-घर खेलते थे। और मैं सबसे बड़ी थी तो मैं सबकी मम्मी बनती थी। तो मैं अपनी दादी की अलमारी से निकाल के साड़ी पहन लेती थी। वो साड़ी तो मैं निकाल लेती थी, लेकिन वो वापस मुझसे समेट ही नहीं जाती थी। तो दादी से मुझे डाँट भी पड़ी। दादी गुस्सा भी करती थी, "अगर तुझे पहननी थी तो मेरी सिल्क साड़ी क्यों पहनी? हम्म, तू ऐसी शिफॉन पहन लेती, दूसरी साड़ी पहन दूसरी लेती।" साड़ी पहन लेती, ये खराब तो कर दी। ऐसे करके मतलब मुझे बड़े मज़े आते थे साड़ी लपेटना। हालाँकि मुझे बहुत अच्छे से पहननी भी नहीं आती थी, लेकिन मैं उसको पूरा लपेट के अपनी सब बहनों पे हुक्म चलाती थी, "मैं टीचर हूँ, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ।" तो वो इस तरह से मुझे लगता है। मैं एकदम तो नहीं बता सकती कौन-सी एज थी, लेकिन हाँ, 8 से 10 साल के बीच में। मतलब बचपन से ही, एक तरह से हाँ, वो बचपन ही यस, होता है ना। यस। ओके। और मैम इंस्टाग्राम पे ये साड़ी के बारे में कंटेंट बनाने का आइडिया आपको कब आया, और आपको जब आपने बनाया तो आपको लगा था कि लोग आपसे कनेक्ट इतना कर पाएंगे कि मतलब कि, क्योंकि साड़ी का मतलब देखा जाए तो आजकल फूड व्लॉगिंग चल रहा है, नॉर्मल व्लॉगिंग जो करते हैं लाइफ स्टाइल वो कर रहे हैं, लेकिन साड़ी की व्लॉगिंग, तो आपको मतलब आपको उम्मीद थी कि लोग कनेक्ट कर लेंगे? बिल्कुल मुझे उम्मीद थी, क्योंकि ये पहनावा ऐसा है जो पूरे भारत में, हम्म। मुझे लगता है हर क्षेत्र में पहना जाता है। हम्म। शायद हो सकता है कि थोड़ा-सा 1-2 एरिया ऐसा है जहाँ, जैसे पंजाब की अगर बात करूँ तो वहाँ शायद थोड़ा कम होगा, लेकिन वहाँ पर भी लोग पहनते हैं। अभी मैं रिसेंटली अमृतसर जाकर आई तो मैंने बहुत सारे लोगों को पार्टी में तो वो देखा अपने साड़ी कल्चर के पहने हुए। अकॉर्डिंग पहनते होंगे ना, पटियाला सूट वगैरह, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। तो मुझे लगता है कि जैसा आपने बोला कि आपको ऐसा लगा, मुझे ऐसा कभी लगा नहीं और मैंने कभी सोच के किया भी नहीं कभी सोचा कि नहीं? मुझे इतने सारे फॉलोवर चाहिए या हाँ। लोग मेरे कंटेंट को पसंद करें। मुझे लगता है कि आप जिस चीज़ को प्यार करते हो, हम्म। अगर आप उसी में अपना करियर बनाने की सोचते हो, तो हम्म। पूरी कायनात जुट जाती है आपको आगे बढ़ाने में। और जब मैंने कंटेंट लिखना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि मैं अकेले ही नहीं हूँ। बहुत सारी ऐसी फीमेल है जो मुझे मिली उस प्लेटफॉर्म पे, जो कि साड़ी ब्लॉगिंग करती थी, जो डिफरेंट डिफरेंट साड़ीज़ के बारे में लिखती थी। और मैंने भी बहुत कुछ सीखा वहाँ से। मुझे पता चला हर स्टेट की साड़ी के बारे में, कि हैंडलूम क्या होता है, पावर लूम क्या होता हम्म। है, कौन से स्टेट में कौन सी साड़ी है, किस साड़ी को बनने में कितना टाइम लगता है। तो ये सब मेरी नॉलेज बढ़ाने के लिए जब मैं उस पे लिखने लगी, तो धीरे-धीरे लोगों ने कनेक्ट करना स्टार्ट किया। और मुझे क्या लगता है कि आजकल जितने भी आप इन्फ्लुएंसर देखते हैं, वो सारे यंगस्टर हैं, इवन मेरे हाँ। बच्चों की एज के हैं। हाँ तो मुझे बिल्कुल। लगता है मेरी यूएसपी ही यही है कि मैं एक इस एज में मतलब एक ऐसी फीमेल हूँ जो इन्फ्लुएंसिंग करती हूँ, या हाँ। इस साड़ी के बारे में मैंने सोचा, हाँ। उसके बारे में लिखने का मैंने सोचा। हम्म। और मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं या ऐसी बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे देखकर साड़ी पहनने लगे, साड़ी को फॉलो करने लगे। आपने ये बात सही कही है कि अभी जो भी इन्फ्लुएंसर्स है ना, वो सब यंगस्टर्स हैं, लेकिन आप ओनली ऐसी है जो इस एज में इन्फ्लुएंसर है, वो भी फीमेल, एक तरह से राजस्थानी बहू वो भी।
मुझे नहीं लगता और कोई होगा, अगर मे भी होगा तो अभी तक पता नहीं है, बट हाँ। अभी तक जितना भी हमने स्क्रॉल किया है ओनली आपकी प्रोफाइल आई है हमारे सामने, तो ये बहुत बड़ी तो बात है। मुझे लगता है कि ये मेरी यूएसपी है। मैं आपको हाँ बताऊं, जब मुझे ब्रांड बोलता है हाँ कि मैम हम आपसे क्यों प्रमोशन करवाएं, मतलब आप इतना पैसा मांग रहे हैं, हम आपको क्यों दें, हाँ तो मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ कि आप मुझे इसलिए पैसा दो क्योंकि मेरी एज वाले लोगों के पास पैसा होता है। मुझे ये लगता है कि जो यंगस्टर है वो खुद अपना करियर बनाने में लगा हुआ है, हाँ अपने आप को स्टैब्लिश करने में हाँ लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 40 प्लस वाले लोगों की, तो कहीं न कहीं उनके पास थोड़ा-सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हाँ आ जाती है। हाँ, इसलिए पैसा दो। ये सही है। फिर वो उनका क्या रेस्पॉन्स होता है इस पे? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है और मुझे बहुत प्यार मिला है बहुत सारी ब्रांड से। इवन मेरा किसी के साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। मुझे जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, हम्म, चाहे वो फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं, चाहे वो लाइफ़स्टाइल कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैवल ब्लॉगर हैं, सारे ही लोग मुझे प्यार करते हैं और उनका प्यार मुझे मेरे डीएम में मिलता रहता है हाँ कि मैम यू आर रियली इंस्पिरेशन, हमें बहुत अच्छा लगता है आपको हाँ देखकर। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि मेरा किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, मेरी अपनी यूएसपी है हाँ। और मैं अपना काम करके खुश रहती हूँ। और आपकी प्रोफाइल को देख के तो ऐसा लगता है कि आपका जो हर दूसरा वीडियो है वो कहीं ना कहीं प्रमोशनल वीडियो है। तो मतलब इतने प्रमोशन आ कहाँ से रहे हैं? मतलब जितनी भी प्रोफाइल देखो, मतलब जितने भी इन्फ्लुएंसर की देखो, कोई 10-5 वीडियो के बाद उनका ऐसा आता है कि एक प्रमोशन मिला है, लेकिन आपका हर दूसरा वीडियो कोलेब्रेशन है, हर वो प्रमोशन है, कोई होटल का, कोई साड़ी का। तो ये कैसे, मतलब हर ये, मतलब कि ये तो वो है कि सोने पे सुहागा। नहीं, देखो क्या होता है कि शुरू के 4-5 साल आपको मेहनत करनी हाँ। पड़ती है और बहुत मेहनत करनी हम्म, पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। फिर आप अपना कंटेंट अच्छा रखो, फिर आप कि किसी को कॉपी मत करो। हाँ आपका जितना ओरिजिनल होगा कंटेंट, उतना ही आप ज़िंदगी में बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे। और कभी लिफ्ट से ऊपर जाने की मत सोचो, धीरे-धीरे स्टेयर से चढ़ो, बहुत मज़ा भी आएगा क्योंकि सफ़र जितना सुंदर होता है ना, मुझे लगता है मंज़िल उतनी सुंदर नहीं होती है। हम्म, तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि अपना कंटेंट अच्छा रखूँ, ओरिजिनल रखूँ, किसी की कॉपी नहीं करूँ और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती हूँ। और जहाँ तक रही काम की बात, तो मुझे लगता है कि जब एक काम 10 लोग आपका देखते हैं, तो हम्म, 2 लोग और जगह जाकर बताते हैं। हम्म, तो जो माउथ पब्लिसिटी है या जो आपके शेयर होते हैं हम्म, वीडियो, उसी से मुझे काम मिलता है। हाँ और ठाकुर जी की दया है कि हम्म। लोग पसंद कर रहे हैं मेरे काम को और आई होप कि आगे भी मैं इसी तरह से काम करती रहूँगी। तो आपका अभी मेन इनकम ऑफ सोर्स क्या है? मेन इनकम ऑफ सोर्स तो देखो, मैं जब जॉब करती थी तो मेरी मजबूरी थी क्योंकि हाँ मुझे लगता था मुझे घर चलाना है, तो मैं चाहकर भी जॉब नहीं छोड़ सकती थी। हाँ लेकिन लास्ट ईयर मैंने जॉब क्यों छोड़ा और मैंने ये रिस्क क्यों ली, क्योंकि दोनों मेरे बच्चे हैं वो स्टैब्लिश हैं, हम्म, दोनों अच्छा अर्न कर रहे हैं, दोनों मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मम्मी आप जो करना चाहते हो दिल से वही करो, अगर आपको नहीं करना है 9 to 5 वाला जॉब तो आप छोड़ दो। तो मैंने लास्ट ईयर मई में डिसाइड किया कि मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए और उसके बाद मेरा पेज मुझे लगता है कि बहुत ही स्पीड से ग्रो किया, क्योंकि क्या है, मैं अपना 100% अपने पेज को देने लगी। तो जो मेरा इनकम ऑफ सोर्स है वो यही है कि मैं ब्रांड प्रमोशन करती हूँ, उससे मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। हम्म, इसके अलावा मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ, इवेंट्स करती हूँ। जयपुर में मैंने काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स के जो इवेंट्स है रीलॉन्च किए हैं, तो ओके। वो मेरा सोर्स ऑफ इनकम तो मतलब एक तो एंकरिंग हो गया आपका, है ना? है। यस। और दूसरा इंस्टाग्राम प्रमोशंस, यस। इसके अलावा इवेंट्स करती हूँ, इवेंट्स रीलॉन्च वगैरह। करती हूँ। ओके और इसके अलावा मुझे लगता है कि पैसों से ज़्यादा जो लोगों का प्यार मिल रहा है ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अर्निंग है। ओके। और हर साड़ी एक कहानी बताती है ना? तो आपका कोई ऐसा मोमेंट है जो आपको याद हो? बहुत सारे ऐसे मोमेंट हैं कि मैं एक की बात नहीं करूँगी, कि यादें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नानी, दादी हम्म जो आपको गिफ्ट करती है या आपकी मदर जो आपको गिफ्ट करती हम्म है, या जो शादी के समय आप जो एक चुनरी पहनते हैं अपने ननियाल की, तो ये सब एक-एक साड़ी एक कहानी हम्म। कहती है। एक हमारा हैशटैग भी है कि साड़ी नहीं, ये हमारी स्टोरी है। एक सारी नहीं है, स्टोरी है। हाँ, तो मुझे लगता है ये सिर्फ़ एक 6 मीटर का कपड़ा ही नहीं है, हर साड़ी के पीछे एक इमोशंस छुपे हम्म होते हैं कि हमने उसे खरीदा है तो हमने क्या सोच के उसे खरीदा है, या हमें किसी ने गिफ्ट दिया है तो क्या सोच के गिफ्ट दिया है। हम्म। जब मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी, तो मैं उनकी बहुत सारी साड़ियाँ लेकर आ गई थी और जब मैं वो साड़ी पहनती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दादी का आशीर्वाद है, वो मेरे साथ है। तो जैसा कि आपने बोला आपको साड़ी की बहुत ही ज्यादा नॉलेज है ना, आप इसके बारे में कंटेंट बनाती है, तो आपको ये तो पता होगा कि एक साड़ी को बनने में कितना टाइम लगता है, और इसके प्रोसेस के बारे में पता है आपको कैसे क्या बनती है साड़ी? बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ कि साड़ियाँ डिपेंड करता है। अगर आप हैंडलूम की बात करते हैं, तो हैंडलूम की जो साड़ी है, उसमें 30 से 75 दिन भी लग जाते हैं। कि वो एक डिपेंड साड़ी। करता है कि किस तरह का काम है। हाँ हाँ
दुनिया की जो सबसे महंगी साड़ी है वो है कांजीवरम साड़ी। क्या प्राइस होगा उसका? लाखों में है। आप चाहो तो 50-60 लाख रुपए तक भी बनवा मतलब सकते हो। एक साड़ी 50 हाँ, 60 लाख रुपए बिल्कुल। की? उसके अंदर जो सोने के वायर लगते हैं, इसके अलावा आप चाहो तो प्लेटिनियम के वायर भी लगवा सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा है। जो दुनिया की सबसे महंगी साड़ी है वो कांजीवरम है, जो शायद मुझे नहीं पता कि मैं तो कभी शायद खरीद सकूँ। बट हैंडलूम साड़ी बनने में, क्योंकि वो हाथ से बनती है, हाँ। डिपेंड करता है कितने कारीगर लगते हैं, हम्म। तो उसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ पावर लूम की या मशीनरी की, तो वो बहुत जल्दी और ईज़ी बन जाती है। कई बार एक-एक दिन में वो बहुत सारे मतलब 100-200 साड़ी भी बना लेते हैं। तो अपने जयपुर में कहीं है जहाँ पे साड़ी वगैरह बनती है? बिल्कुल, जयपुर में बहुत, जयपुर तो हब है साड़ी का। मैं बात करती हूँ बगरू और सांगानेर हाँ। की। अगर आप बगरू जाएँगे तो मुझे लगता है बगरू के जो 90% लोग हैं, उनकी जो इनकम ही बगरू का जो साड़ी है या बगरू के जो कपड़े हैं उसी से होता है। वहाँ प्रिंटिंग होती है, कपड़े की प्रिंटिंग होती है, और दुनिया में मतलब लाखों साड़ियाँ हैं जो बगरू से एक्सपोर्ट होती है। ओके, और अपने सांगनेर में भी है ना? सांगानेर में भी है। ओके, पर मैम ये वन पीस का जमाना है, आप इस मॉडर्न जनरेशन में लोगों को साड़ी पहनाने चले हैं, तो ये मॉडर्न जनरेशन के बीच का ये गैप है, आप इसको कैसे ब्रिज करती है? मैं नहीं समझती हूँ कि गैप है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वन पीस नहीं पहनना चाहिए, लेकिन ये समझ होनी चाहिए हाँ। कि कहाँ पर क्या पहनना है। आज मेरी भी बेटी है, मेरी बहू भी आएगी। हम्म। मैं कभी मना नहीं करूँगी कि तुम वन पीस मत पहनो या तुम जीन्स मत पहनो या तुम सिर्फ साड़ी पहनो। लेकिन हर मतलब मैं सिर्फ लड़की की बात नहीं करती हूँ, लड़कों को भी पता होना चाहिए कि कौन से ओकेज़न पे हमें क्या कपड़े पहनने हैं। हम परिवार में जब सब लोगों के साथ में बैठे हैं, तो हमें किस तरह से रहना है। जब हम अपने दोस्तों के साथ हैं, तो हमें किस तरह से रहना है। तो एक गरिमा है, तो उस गरिमा को मुझे लगता है कि बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और धीरे-धीरे आप देखना कि लोगों को मैंने देखा है पलायन करते हुए, कि वो वापस अपने एथनिक कलेक्शन की तरफ पलायन कर रहे हैं। और आज भी आप देख लो राजस्थान में कि आप कहीं भी शादी में जाते हैं, विवाह में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको कोई भी वन पीस में नहीं मिलेगा। तो मुझे हम्म। लगता है कि ये हमारी अपब्रिंगिंग है। हम्म। घर की जो महिलाएं हैं, वो किस तरह से अपने बच्चों को पालती है, उस पे बहुत डिपेंड करता है। सबसे पहले जो बच्चा सीखता है ना, वो दुनिया से नहीं सीखता है, वो अपने घर में अपने पेरेंट्स से सीखता है। तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को सभी तरह के कपड़े पहनने दीजिए ओकेज़नली, लेकिन आप अपने जो इंडियन वियर है, उनको भी आप उनको सिखाएँ, उनके बारे में बताएँ कि ये कौन-सा वीव है या ये कौन-सा वर्क है, ये कौन-सा साड़ी है। तो ये भी एक नॉलेज है, जो आगे चलकर काम आएगी, और हम पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने बच्चों को ये धरोहर दे सकते हैं। ओके, तो आपने जैसे इतनी सारी साड़ी की नॉलेज है, आपने कंटेंट बना रहे हैं, तो आपने कभी सोचा है कि आपका भी एक खुद का ब्रांड तो होना चाहिए साड़ी का? मैंने बहुत बार सोचा, इवन मेरी सिस्टर और मैंने मिलकर एक हमने ऑनलाइन स्टोर भी स्टार्ट किया है, हाँ। बट अभी वो मेरी सिस्टर देखती है, गुलाबो वस्त्रा के नाम से है। तो ब्रांडिंग तो नहीं करते हैं, हम लोग रीसेल करते हैं। मैं पहले उसमें काफ़ी इन्वॉल्व थी, लेकिन अभी इन दिनों मेरे को इतना टाइम नहीं मिल रहा है बिकॉज़ ऑफ इन्वोक नारी। तो अभी मेरा सिस्टर ही सारा देख रही है। बहुत बार ऐसे दिमाग में प्लान्स आए कि अपने लिए कुछ ब्रांड बनाएँ ब्रांड या बनाना कुछ चाहिए। ऐसा करें। इस पर भी मैं काम कर रही हूँ, हो सकता है कि जल्दी ही मैं अपनी एक ब्रांड लॉन्च करूँ। तो उसका नाम भी इन्वोक नारी होगा? वो अभी मैंने सोचा नहीं है। क्योंकि शायद ये एक फिर आइकन बन जाएगा आपका, है ना? राइट। ओके। अब मैं पूछना चाहूँगा आपकी रेडियो जॉकी की जो कहानी है, जो जर्नी है, उसके बारे में, और आपका उसमें एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। मतलब मुझे लगता है कि आज मैं जितना भी बोल पाती हूँ, हुँ। चाहे मैं अपने कंटेंट में बोलूँ या मैं आपके सामने बोल रही हूँ या मैं आज स्टेज के सामने खड़े होकर बात हुँ, करती हुँ। हूँ, तो ये पूरा क्रेडिट जाता है 90.4 रेडियो साथ को। हुँ। उसकी वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ, और मैं पूरा श्रेय, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि मैं स्वर्गीय डॉक्टर अशोक गुप्ता सर को देती हूँ। उन्होंने मुझ पे भरोसा किया। जब मैं बोलती थी सर मैं ये नहीं बोल पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, नहीं प्रैक्टिस करो, तुम सब कर लोगी, हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो मैं कहती थी कि सर ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो जो ये जो 7 साल थे, ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ा एक रोल अदा करते हैं, जो मुझे कॉन्फिडेंस आया, जो मेरी पब्लिक स्पीकिंग बढ़ी, और जो मेरे पेज पे भी आज देखते हैं कि मैं जिस तरह से लोगों से रूबरू होती हूँ, तो इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ कम्युनिटी रेडियो 7। ओके। और एक रेडियो जॉकी का जनरली क्या वर्क होता है? मतलब वो स्टूडियो में क्या करते हैं? मतलब प्रोग्राम्स करने होते हैं हमें, और हम लोग तो प्रोग्राम भी खुद ही लिखते थे हमारे। हम लोग प्रोग्राम प्रोड्यूसर भी थे, प्रोग्राम होस्ट भी करते थे, इसके अलावा जो हम दूसरे काम भी कर लेते थे। तो आप, मुझे लगता है कि मल्टीटास्कर बन जाते हैं।
और बहुत सारी नॉलेज भी हमारी बढ़ती थी क्योंकि हम रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते थे, न्यूज़ सुनते थे। मैं बहुत सारे शो देखती थी। मैं नीलेश मिश्रा जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैंने उनके बहुत सारे शो सुने हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने आप पे बहुत काम किया। जो सैलरी है ना, वो मुझे लगता है बहुत छोटी-सी चीज़ है उसके सामने। जो आज हमने जो इतनी नॉलेज गेन की है ना, वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सैलरी है, या जो मेरी इतनी नेटवर्किंग हुई है, वो भी रेडियो की वजह से ही हुई है। उसी मैं की ये वजह इस बात बिल्कुल मानती हूँ। और हम वहाँ पर इस तरह से काम करते हैं। अगर मैं कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की बात करूँ, तो वो कमर्शियल जो रेडियो स्टेशन है, उनसे बहुत अलग होता है। हम लोगों की बहुत बड़ी गाइडलाइन होती है कि हम ये सब नहीं बोल सकते हैं, हम हँसी-मज़ाक नहीं कर सकते हैं, हम कोई भी अब्यूज़ वर्ड नहीं बोल सकते हैं, किसी को लेकर हँसी-मज़ाक नहीं कर सकते हैं। हमारे जो प्रोग्राम होते थे वो मोस्टली मतलब कि जो अपनी जनता है उनके हित के लिए हम काम करते थे, एनजीओज़ के लिए हम काम करते थे। हमें गवर्नमेंट से बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते थे, यूनिसेफ से, यूनेस्को से, अपना जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनके हमें प्रोजेक्ट मिलते थे, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। इसके अलावा हम वृद्धाश्रम के लिए काम करते थे। तो इस तरह के हमारे काम होते थे और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मैं सच में एक इंसान बनी, रेडियो के साथ जुड़ के, कि किस तरह से लोगों को दुःख होते हैं, जो हमारे बहुत ही छोटे-छोटे दुःख हैं ना, उन्हें हम बहुत बड़े-बड़े मान लेते हैं। हाँ। लेकिन जब हम लोगों की कहानियाँ सुनते हैं, उनसे मिलते हैं, मैं बहुत सारे एनजीओज़ में भी गई, मैं बहुत सारे स्कूल्स में भी गई। तो जब मैं वहाँ देखती हूँ उनके प्रॉब्लम्स कि वो पढ़ना चाहते हैं और उनके पेरेंट्स उनको स्कूल ही नहीं भेजना चाहते हैं। उनको बोलते हैं नहीं तुम मज़दूरी करो तो तुम्हें इतने पैसे मिल जाएँगे, स्कूल जाएँगे तो हमें तुम्हारी फ़ीस देनी पड़ेगी। तो मुझे वहाँ जाकर मुझे लगता है कि मैं सही मायने में एक इंसान बनी, मेरी सोच बदली। सोच बदली। तो एक बार आरजे की आवाज में कुछ हो जाए। बिल्कुल जो मैं एक प्रोग्राम करती थी माटी री महक, हम्म, उसके बारे में मैं थोड़ा-सा बोलना बिल्कुल। चाहूँगी। खमा गणिसा राम राम, मैं लेकर आई हूँ कार्यक्रम माटी री महक। जी हाँ, माटी री सौंधी-सौंधी महक के साथ आज हम बातचीत करेंगे राजस्थान की हवेलियों के बारे में। ओके, तो वैसे आप इंट्रोडक्शन वगैरह करते हैं ना, तो हाँ, इसमें आपको एक फ्लो बनाना पड़ता है। फ्लो बनाना पड़ता है, फिर हमारे पास उसके अंदर क्या है कि हम लोग लाइव भी होता था, हम्म लेकिन लाइव में थोड़ा-सा मुझे मुश्किल आती थी शुरू-शुरू में, लेकिन बाद में मैं सीख गई। उसके अलावा जो हमारे रिकॉर्डिंग वाले प्रोग्राम होते हैं, जो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड हम्म, करके रखते हैं, फिर हम एडिटिंग करते हैं, तो वो बड़े अच्छे होते थे क्योंकि हम उसमें म्यूज़िक लगाते थे, हाँ। फिर हमें लगता था कि हम ये वर्ड वापस भी बोल सकते हैं। तो हम्म, रेडियो का मुझे लगता है एक अपना मज़ा है। नहीं एक वो भी तो होता ना, जैसे कि अब आपके लिए पेश है एक सॉन्ग, एक बार हाँ। वो भी इसके बारे में कुछ है। तो मैं सभी सहेलियों से बोलना चाहूँगी कि आपके पति जब बाहर जाते हैं, राजस्थान के अलग-अलग शहरों में जाते हैं, तो आप कौन-सा गाना गाते हैं? तो आ रहा है ये एक मेरा मनपसंद गाना, भाई सारा भीरा जयपुर जाजो जी, आता तो लाई जो तारारी चूंदड़ी। थैंक यू। क्या बात है, अब तो यानी सिंगर भी हो सच में। हाँ, मतलब मेरी आवाज़ मुझे अच्छा लगता है गाना गाना। अभी हमारे पास थोड़े दिन पहले एक आए थे अमित जांगेट जी, बॉडी अच्छा। बिल्डर है, वो भी अच्छा गाना गाते हाँ, हैं। मुझे शौक है तो मैं ऐसे गाने गाती हूँ, हाँ बचपन से सुने हैं राजस्थानी गाने, डांस भी करती हूँ थोड़ा बहुत हाँ, राजस्थानी, इवन हिंदी सूफ़ी गाने भी मुझे बहुत पसंद है। सूफी सॉन्ग्स अच्छा। ओके, आप रोटरी क्लब की प्रेसिडेंट है ना, तो एक बार रोटरी क्लब के बारे में थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताइए कि वो क्या है और क्या काम करते हैं। रोटरी क्लब अगर मैं कहूँ तो वो सिर्फ़ एक जगह के लिए सीमित नहीं है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में है। और जो रोटरी एक नॉन प्रॉफ़िटेबल एक कह सकते हैं एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो काम करती है लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए। मोस्टली बड़े-बड़े बिज़नेसमैन, डॉक्टर्स जो अच्छे पदों पर हैं, वो सब इसके मेंबर होते हैं। हमारी ईयरली फ़ीस होती है और हम लोग हर महीने के हमारे 2 प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें एक सर्विस प्रोजेक्ट भी होता है। हर साल की अपनी एक थीम होती है, तो उसके अंदर हम अलग-अलग प्रोजेक्ट करते हैं। हम जो आर्मी में जो बहुत सारे लोग हैं जो शहीद हो गए, उनके परिवारों के लिए काम करते हैं। हम लोग वैक्सीनेशन पे काम करते हैं। अगर मैं पोलियो की बात करूँ तो एक रोटरी क्लब ऐसा है जिसने पोलियो को पूरी तरह से ख़त्म किया है इंडिया में। और घर हर घर जाके। बिल्कुल, घर-घर जाकर। इसके अलावा हर मतलब हर क्षेत्र में वो काम करता है, चाहे वो हम्म, स्कूल है, हम लोग बहुत सारे स्कूल भी अडॉप्ट करते हैं, उस स्कूल की पूरी ज़िम्मेदारी हम लेते हैं। या वहाँ पर ब्लैक बोर्ड लगाना हो, यहाँ वहाँ पर जूते हैं, किताबें हैं, अगर वो हमें वहाँ बाँटना हो, तो हम इन सब में मिलके ये काम करते हैं और सारे मेंबर अपना-अपना सहयोग करते हैं। जो प्रेसिडेंट चुना जाता है, वो 1 साल के लिए होता है, जो मेरा टेन्योर है वो 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। मैं पिछले 7 साल से रोटेरियन रही हूँ और प्रेसिडेंट बनना भी अपने आप में मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे प्रेसिडेंट पद के लिए चुना गया।
और मैंने अपना कोशिश किया है कि मैंने अपना 100% दिया है और आगे भी मैं पूरी ज़िंदगी रोटरी से जुड़ी रहूँगी। रोटरी अगर मैं कहूँ तो जिस तरह से मैंने आपको बोला कि मैंने रेडियो से बहुत कुछ सीखा है, उसी तरह मैंने रोटरी से भी बहुत कुछ सीखा है, किस तरह से हम दूसरों का दुःख बाँट सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा इनकम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बड़े से कॉफ़ी शॉप में बैठ के हज़ार रुपए की कॉफ़ी पी लेते हैं, तो आप कोशिश करिए कि कुछ थोड़े से पैसे आप उन लोगों के लिए दें, जो वाक़ई में ज़रूरतमंद है, कुछ करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास फ़ीस नहीं है देने को, तो आप ऐसे लोगों से जुड़िए और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें रोटरी के ज़रिए। और मुझे लगता है कि रोटरी एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है उन लोगों के लिए जो वाक़ई में चाहता है कि उनका पैसा सही जगह पर लगे। तो एक तरह से ये रोटरी क्लब एनजीओ बोल सकते हैं इसको? नॉट एनजीओ, इट्स एक ऑर्गेनाइज़ेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड वाइड है। अच्छा, वर्ल्ड वाइड, ओके। यस। मैम, आपके रोटरी क्लब ने ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जो लोगों को पता ही नहीं है? बहुत सारे ऐसे काम किए हैं और मैं रोटरी का एक जो पर्टिकुलर क्लब की बात नहीं कर रही हूँ। रोटरी जो हमारा एक परिवार है, जो हमारे पूरे विश्व का परिवार है, मैं ऐसा कहूँगी। और हम लोगों की बहुत मीटिंग्स भी होती रहती है, हम लोग अलग-अलग शहरों में भी जाते हैं, हम लोग नेटवर्किंग भी करते हैं। तो अगर मैं कहूँगी अगर रोटरी का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, वो मैं ये कहूँगी कि 1988 में जब पोलियो बहुत पीक पर था, तो 3.5 लाख लोगों को पोलियो से मुक्त करवाया। जब और ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से इंडिया में पोलियो ख़त्म हो चुका है। बहुत ही मुझे लगता है मुश्किल से शायद ही कोई केस आता होगा पोलियो का। तो मैं इसका पूरा क्रेडिट देती हूँ वो रोटरी को ही देती हूँ। ओके। तो चलिए अब थोड़ा जयपुर के बारे में, फैशन के बारे में और कल्चर के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए, आपको घूमना पसंद है? मुझे घूमना बहुत पसंद है और मतलब मैं घर पर बैठ ही नहीं सकती हूँ। मुझे जब भी ट्रैवल का मौका मिलता है, मैं ज़रूर ट्रैवल करना पसंद करती हूँ। तो सोलो ट्रैवल या फिर ग्रुप या फिर फैमिली के साथ? मैंने फर्स्ट ही सोलो ट्रिप किया अभी रिसेंटली जब मैं अमृतसर गई थी और इट वाज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई कैन से कि मुझे लगता है कि सोलो ट्रिप जो होता है ना उसमें आप हमेशा आप अपने साथ रहते हो। जब मैं 3 दिन थी तो मुझे लगा कि मैं अपने साथ हूँ, मुझे बहुत सोचने का मौका मिला। मैंने बहुत टाइम बाद कुछ लिखा। मुझे लगा कि मुझे किसी से कोई परमिशन नहीं लेनी है, मुझे सुबह उठ के जहाँ जाना है मैं चली जाऊँ, मुझे सुबह जब उठना है। तो मुझे लगता है कि हर किसी को सोलो ट्रिप ज़रूर करना चाहिए। फैमिली ट्रिप का अपना मज़ा है। मैं कोशिश करती हूँ कि साल में 1 या 2 ट्रिप पूरी फैमिली के साथ भी करूँ। तो बिल्कुल। और ट्रैवल करने से हम बहुत कुछ सीखते हैं, जो हम पढ़ने से नहीं सीखते हैं, जो हम देखने से नहीं सीखते हैं। तो मुझे लगता है ट्रैवल सबको जहाँ मौका मिले, छोटे ट्रिप, बड़े ट्रिप ज़रूर करने चाहिए। तो आपने अभी कौन-कौन से ट्रिप किए हैं, नेशनल, इंटरनेशनल? अभी मैंने तो बहुत ज़्यादा ट्रिप तो नहीं किया है, मेरी जो ट्रिप वाली जर्नी है वो अभी लास्ट ईयर से स्टार्ट हुई है क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं जॉब में थी, हुँ, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ थी, बच्चे छोटे थे, तो उनका स्कूल, उनका ये सब, फिर सारा हुँ, आपको मैनेज करना, उनकी फ़ीस एंड एवरीथिंग। हुँ, और आप कहीं भी जाओ आपको पैसा चाहिए होता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो घूमने-फिरने वाला टाइम है, वो बस अब हुँ। शुरू हो चुका है और मेरा जॉब छोड़ने के पीछे एक और भी यह रीज़न भी था कि मुझे बार-बार छुट्टी नहीं मिल रही थी, कि मुझे घूमना था, तो वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है मेरा परमानेंट जॉब छोड़ने का हाँ, कि मुझे ट्रैवल करना है। अगर मैं बात करूँ तो मैंने इंडिया के अंदर तो मैंने बहुत सारे ट्रिप किए हैं, चाहे वो बात कर लूँ हिमाचल की या साउथ की, हुँ, मुंबई में बहुत जाती हूँ। पंजाब मैंने पूरा देखा है, राजस्थान की मैंने हर मतलब शहर की मैं बात करूँ तो मैंने मोस्टली सारा शहर देखे हैं। एक डूंगरपुर शायद मैंने नहीं देखा होगा, बाकी मैंने सारे शहर देखे हैं। और पता है क्या, हर जगह की अपनी खूबी है। चाहे एक शहर की बात नहीं करो, आप एक छोटी-सी ढाणी में भी चले जाओ, हुँ, वहाँ की अपनी खूबसूरती है, वहाँ की अपनी खूबी है। और पता है हमारे इंडिया के अंदर जो सबसे अच्छी बात क्या है कि आप हर 100 किलोमीटर पर लोगों का खाना और उसकी बोली चेंज बोली हो चेंज हो जाती जाती है। है। तो जो खाने का जो स्वाद है, मैं बहुत फूडी हूँ, हाँ, तो मैं अलग-अलग जगह का खाना बहुत एक्सप्लोर करती हूँ। और जहाँ तक बाहर की बात करूँ तो मैंने अभी अगर मैं इंडिया के बाहर की बात करूँ तो मैंने सिर्फ़ एक ही ट्रिप किया है, वो मैंने लास्ट ईयर वियतनाम का किया था, हुँ, बच्चों के साथ। और आई होप मैं इस साल 1-2 और इंटरनेशनल ट्रिप की मेरी प्लानिंग है। ओके। आई होप कि कैसा मतलब चलता है। लेकिन हाँ, हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हो। इंडिया की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर अगर रेगिस्तान है, तो यहाँ पर पहाड़ भी है, तो यहाँ पर बहुत सारे बीचेज़ भी हैं, तो यहाँ पर जंगल भी है और हर जगह पे डिफरेंट-डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट-डिफरेंट खाना है। तो इंटरनेशनल ट्रिप अगर आप नहीं भी कर पाओ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में जब भी मौका मिले, कम से कम साल में 3-4 ट्रिप आप ज़रूर करिए
और अगर इंटरनेशनल भी जाने का मौका मिले तो साल में एक बार ज़रूर जाएँ। और ऐसा कोई प्लेस है जहाँ पर आप बार-बार जाना चाहते हैं कि यहाँ पर तो मेरे को साल में एक बार, मतलब कहीं पर भी नहीं गए ना, तो यहाँ पर तो एक बार जाकर आएँगे? मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर आप बड़े होते हो ना, हाँ, वहाँ वो आपके दिल के बहुत करीब होता है, हाँ। चाहे वो छोटी-सी ढाणी हो, चाहे वो गाँव हो। तो मैं जब भी जोधपुर जाती हूँ, एक छोटा-सा शहर है, लेकिन मुझे लगता है मेरे लिए पूरी दुनिया है। जब हुँ, मैं वहाँ जाती हूँ तो मेरी सारी बचपन की यादें, दादा-दादी की यादें, वो पड़ोस के मोहल्ले में जो बच्चों के साथ खेलना, बहुत अच्छा समय होता था हमारा क्योंकि मोबाइल नहीं होते थे उस टाइम पे। तो मैं बहुत याद करती हूँ उस शहर को हुँ। और अगर मैं बार-बार जाना चाहूँगी तो वो है मेरा शहर जोधपुर। और आप जयपुर के बारे में क्या सोचते हैं, टूरिज़्म के बारे में? जयपुर बहुत अच्छा है, बहुत हुँ, वाइड है और अगर जयपुर की पता है सबसे अच्छी खूबी क्या है? यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर यहाँ पर हेरिटेज है, हुँ, तो यहाँ पर मॉडर्निटी भी है। यहाँ की नाइट लाइफ़ भी बहुत अच्छी है, यहाँ सेफ्टी भी है, यहाँ पर जो डे लाइफ़ भी बहुत अच्छी है, फूड बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, पहनावा बहुत अच्छा है। आपको हर तरह के लोग मिल जाएँगे, आपको बहुत सारी फीमेल आपको साड़ी में भी मिल जाएगी, आपको बहुत सारी फीमेल सूट में भी मिल जाएगी, हुँ, आपको वेस्टर्न वियर में भी मिल जाएगी, आपको बहुत सारे कुर्ते-पजामे वाले भी मिल जाएँगे। तो मुझे लगता है कि जयपुर इज़ अ परफेक्ट सिटी हुँ, जहाँ हुँ। पर मुझे लगता है हर कोई रहना चाहेगा। और अगर कोई जयपुर में घूमने के लिए आता है, कोई भी, चाहे वो जयपुर से हो या फिर जयपुर के बाहर से हो, राजस्थान से हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो, वर्ल्ड वाइड कहीं से भी हो, अगर वो जयपुर में घूमने के लिए आ रहे हैं, तो ऐसी कौन-कौन सी जगह है जो उन्हें एक्सप्लोर करनी ही चाहिए कि अगर जयपुर में आके ये नहीं देखा तो क्या देखा? वो मुझे लगता है सबको ही पता है, जैसे कि जयपुर घूमने का जो सबसे अच्छा टाइम है मुझे लगता है सर्दियों का समय है। जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं मैं सबको यही बोलती हूँ कि जो सबसे अच्छा समय है वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक का समय है, उस समय आइए क्योंकि बाद में तो बहुत गर्मी हो गर्मी हो जाती है। जाती है। तो जैसा कि सबको ही पता है आमेरगढ़ है, नाहरगढ़ है, हुँ, जयगढ़ है, अपना जंतर-मंतर है, अभी पत्रिका गेट भी बहुत सुंदर बन गया है, हुँ, उसके दोनों तरफ का जो हिस्से हैं वो हुँ, बड़े सुंदर है, आजकल लोग वहाँ बड़ी शूटिंग करने भी जाते हैं। प्री मैं वेडिंग जब शूट होता है। स्टार्टिंग में गई थी तो वहाँ कोई नहीं था और आज वहाँ पर शूटिंग करने के लिए जगह नहीं हाँ, मिलती है। प्री वेडिंग शूट हो रहे हैं। बिल्कुल, इसके अलावा जो गणेश जी का मंदिर है, हाँ, गढ़ गणेश जी हैं, तो बहुत सारी ऐसी सुंदर-सुंदर जगह हैं और मुझे लगता है कि जयपुर ऐसी जगह है जहाँ पर आप 1 वीक रहकर भी बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। जो यहाँ का हेरिटेज है, जो यहाँ की हवेलियाँ हैं, हुँ, इसके अलावा जयपुर के आस-पास भी बहुत सारे ऐसे सुंदर-सुंदर फोर्ट हैं, जहाँ पर आप जा सकते हैं, चाहे मैं शेखावटी की बात करूँ, चाहे मैं मारवाड़ की बात करूँ। तो बिल्कुल जब भी आप जयपुर आएँ तो 1 वीक का समय लेकर आएँ, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। और जयपुर के बारे में एक कहावत भी है कि जग में आके न देखो जयपुरियो, तो जग में आके के करियो। तो इसके बारे में आपको क्या बोलना है? बिल्कुल, मैं सही कहूँगी और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को हमेशा धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरी शादी बहुत अच्छे शहर में करी। मैं जयपुर अभी लास्ट मैं 28 ईयर्स से जयपुर में रह रही हाँ, हूँ और अब जोधपुर से ज़्यादा मैं जयपुर में रह रही हूँ और मुझे बहुत कुछ दिया है जयपुर ने और यहाँ पर काम करने वाला चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हर फ़ील्ड में आजकल आप जयपुर आगे बढ़ रहा है, चाहे वो आईटी हुँ, फ़ील्ड भी कहूँ। पहले आईटी वालों को यहाँ जॉब नहीं थी, लेकिन अभी जो महिंद्रा से जो पूरा आईटी जो कंपनियों से भरा पड़ा है। उसके अलावा बिज़नेस, ज्वेलरी, हुँ। हर मतलब तरह से अगर देखा जाए तो जयपुर बहुत सुंदर है और दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं उनको अपनी पूरी लाइफ में एक बार जयपुर ज़रूर विज़िट करना चाहिए। ओके, तो आप जोधपुर यानी राजस्थान से हैं, है ना? बिल्कुल। तो आपको राजस्थानी होने पे प्राउड फ़ील होता है? बिल्कुल, मुझे राजस्थानी होने पर प्राउड फ़ील होता है और मुझे कभी-कभी एक दुःख भी होता है कि हम चाहे कितने भी पढ़ लिख लिए हुँ, मैं बात करती हूँ मेरे दादाजी बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर थे काफ़ी मतलब बड़ा परिवार था, सारे हुँ, पढ़े लिखे लोग थे। तो मैंने हमेशा देखा कि हम लोग घर में राजस्थानी में ही बात करते थे। हुँ। लेकिन धीरे-धीरे ये चीज़ लुप्त होती जा रही है। हाँ, अब मैं यही बात करने वाला था कि आपको क्या लगता है कि ये जो अपनी लैंग्वेज है राजस्थानी, बिल्कुल। ये विलुप्त होती जा रही है। आप जबकि महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में आप अदर स्टेट में जाएँगे, साउथ में जाएँगे तो वहाँ पर वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, मूवी भी उनकी लैंग्वेज में आ रही है। बिल्कुल, और अपने राजस्थान में ये जो लैंग्वेज है ये थोड़ी खत्म होती जा रही है, लोग बोलने में शर्म करते हैं, वो मतलब हिंदी हिंदी बोलना प्रेफ़र कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट हिंदी से इंग्लिश जा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। राइट। लेकिन अपनी जो राजस्थानी लैंग्वेज है, उसको बोलने में हिचकिचा रहे हैं और वो खत्म होती जा रही है। बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी कही और मेरा भी मतलब इस बात को लेकर मुझे कई बार दुःख होता हुँ, है कि हमें अपनी भाषा पर प्राउड फ़ील करना चाहिए। ये धीरे-धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो जिस तरह से हिंदी सिनेमा जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है कि हम जयपुर आते थे तो हम लोग इन राजस्थानी सिनेमा देखा करते थे, बाई हुँ, चालीस आसरिये, इस तरह की मूवीज़ आती थी जिसमें नीलू जी काम करते थे। मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। जो हुँ, राजस्थानी ड्रामे हैं या राजस्थानी जो मूवीज़ हैं या राजस्थानी जो गाने हैं, उनको प्रमोट करना हुँ, चाहिए।
और आजकल जो राजस्थानी गाने की बात भी मैं करूँ तो वो सिर्फ शादियों में ही बजते हैं, इसके अलावा कहीं भी नहीं बजते हैं। और बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए हमें हाँ। अपनी भाषा बोलने में। आप हिंदी इंग्लिश तो आप सब जगह सीख ही जाओगे। हम्म, आप स्कूल जाओगे आप इंग्लिश सीख लोगे, आप दुनिया में सब जगह जाओगे आप हिंदी आराम से बात कर लोगे। लेकिन जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारे हम रूट से जुड़ी हुई है, हमारी जड़ों से जुड़ी हुई है, उसे आप बिल्कुल ना भूलें। घर में कोशिश करिए कि राजस्थानी में ही आप अपने बच्चों से बात करें, बिल्कुल शर्म ना करें। आप चाहे गुजरात चले जाएँ, जैसा कि आपने कहा अभी मैं पंजाब गई थी, तो वहाँ सब पंजाबी में पंजाबी बात बोलते करते हैं। हैं। साउथ में आप कहीं भी चले जाओ, उनको अगर आती भी होगी ना हिंदी और इंग्लिश, फिर भी वो अपनी लैंग्वेज में ही बात तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें क्यों छोड़ना है? हाँ, वही अपनी तो। जो भाषा है उसमें अपनायत है। तो हम्म। मैं आप सबने भी विनती करूँ कि आप सब भी राजस्थानी भाषा पर जोर दो और आप अपने घर में भी राजस्थानी भाषा ज़रूर बोलो। और जैसा आपने बोला पंजाब गए थे, गुजरात गए, तो वहां पर वो अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं, है ना। और उनके कहीं ना कहीं सिलेबस में भी है, एजुकेशन में भी है। राइट। तो अपने भी एजुकेशन सिस्टम में ये चीज ऐड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनसे बिल्कुल ये गुज़ारिश करूँगी कि अगर वो चाहे तो क्यों नहीं और कैसे नहीं हम्म। हो सकता है। और आजकल तो यंग जनरेशन भी बहुत प्रमोट कर रही है, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर भी हैं जो हाँ। राजस्थानी को बहुत प्रमोट करते हैं हाँ। और मैं उन सबको फ़ॉलो करती हूँ, उनको हमेशा एप्रिशिएट करती हूँ। हालाँकि मेरी राजस्थानी मैं बोल लेती हूँ, लेकिन बहुत ही मैं एकदम अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ, इसलिए मैं इतना कंटेंट नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले समय में हाँ। आप लोगों के लिए राजस्थानी में भी कुछ पेश करूँ। और यहाँ के जो गवर्नमेंट है मैं उनको यही कहूँगी कि हमारी जो अ, शिक्षा है, जो हमारे स्कूल हैं, उसमें भी एक सब्जेक्ट है, इसे ये कंपल्सरी करे कि कुछ भी हो जाए आपको राजस्थानी तो पढ़नी पड़ेगी। पढ़नी ही पड़ेगी, जैसे कि हिंदी हिंदी इंग्लिश कंपलसरी होता है बिल्कुल, वैसे ही है। जैसे आप देखिए उर्दू, हाँ। आज जितने भी मुस्लिम भाई-बहन हैं, आप उनको देखिए कि वो चाहे कहीं भी पढ़ रहे हों, वो हम्म। उर्दू के लिए अलग से क्लासेस लेते हैं और उर्दू सीखते हैं। हाँ, तो ये उनकी बहुत अच्छी बात तो वो। अगर छोटी-सी पहल अगर हम सब मिलके करेंगे और घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, पहले तो हमें अपने घर से ही शुरू करना पड़ेगा कि हम राजस्थानी बोलें, बच्चों को एक-एक वर्ड उसके बारे में सिखाएँ, इसका क्या मतलब होता है और मुझे लगता है राजस्थानी से मधुर और सुंदर भाषा कोई हो ही नहीं सकती। बट आजकल के जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को सभी, मतलब हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं ना। तो वो सब यही चाहते हैं कि हमारा बेटा भी हमारी बेटी भी इंग्लिश बोले। अगर वो उस टाइम पे फिर अगर राजस्थानी ये जो अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि आप ऐसे मत बोलो, आप ऐसे बोलो, आप ऐसे बोलो, फिर वो चीज़ कैसे होगी? देखो, मैं क्या कहती हूँ इंग्लिश वर्ल्ड वाइड चलती है, आज आप हाँ। कहीं भी जॉब करो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, वो उसमें कोई बुराई नहीं है इंग्लिश बोलने में या सीखने में। लेकिन मुझे क्या लगता है कि जो राजस्थानी भाषा है, वो आप घर में ज़रूर बच्चों को सिखाएँ। बच्चे जो होते हैं ना, वो क्या होता है मिट्टी होती है, हम्म। उस मिट्टी को आप जैसे ढालोगे वो वैसे ही बन जाएगी। और ऐसा नहीं है कि बच्चे ने इंग्लिश अगर बच्चे को इंग्लिश आती है तो उसको मारवाड़ी वो नहीं सीख सकता, राजस्थानी नहीं सीख सकता या शेखावटी नहीं सीख सकता या हिंदी नहीं सीख सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब बच्चा स्कूल के साथ में अपनी पेंटिंग क्लास कर सकता है, जब अपनी जूडो कराटे क्लास कर सकता है, जब अपनी डांस क्लास कर हम्म। सकता है, तो वो राजस्थानी एक और एडिशनल लैंग्वेज क्यों नहीं सीख सकता? हाँ, वो एडिशनल नहीं, वो तो बल्कि घर की है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर आप सीखना चाहो तो आप 10 लैंग्वेज भी सीख सकते हो। मैं हाँ। ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिनको 10-10 लैंग्वेज भी आती है। मैं ऐसे कई लोगों को भी जानती हूँ जो कि इंडिया से बाहर जाते हैं और वो घर में राजस्थानी में ही बात करते हैं। हम्म। तो मैं सभी जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे यही गुजारिश करूँगी, अपनी सरकार से भी ये गुजारिश करूँगी कि राजस्थानी भाषा को प्रमोट करो, उसे लुप्त ना होने दो। कहीं ऐसा ना हो कि 10-15 साल में सिर्फ़ ये किताबों में ही रह जाए। तो हमारी जो राजस्थान की गवर्नमेंट है उनसे गुजारिश है इस बात पर थोड़ा फोकस करें, राजस्थानी लैंग्वेज को भी अपने कल्चर में तो है ही, हमारी स्कूल में भी ऐड करें। ठीक है मैम, तो अब हम आपके चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं, थोड़ी ग्रोथ के बारे में और इंस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं। तो आपको कभी लाइफ में मतलब अपनी मैरिज लाइफ में या फिर टीचिंग लाइफ में या फिर रेडियो जॉकी जो आपने किया उसमें और आपने कंटेंट क्रिएशन में कभी तो डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा होगा, कभी तो ऐसा लगा होगा कि यार मतलब हमसे नहीं हो पा रहा, ठीक है वो जो है वही करते हैं, या फिर अब आगे कौन एफर्ट मारेगा, अब क्या मतलब ऐसा होता है ना कि थक गए अब गिव अप कर दो। तो आपने गिव अप नहीं किया था इसलिए आप यहाँ पे हैं। तो उस टाइम पे कैसे क्या चीजें हुई उसके बारे में थोड़ा। मुझे लगता है कि चैलेंजेस छोटे-बड़े सबकी लाइफ में होते हैं हम्म। और उन चैलेंजेस को आपको फेस करना आना चाहिए। आपको काम रहना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई टाइम ऐसा है जो आपके साथ नहीं है, वो समय ऐसा है जो आपके नहीं है आपका समय, हम्म। तो उस समय पे थोड़े दिन चुप रहिए, तो ऐसा कोई वापस से मोमेंट। आगे बढ़िए। हाँ।
ऐसा बहुत, अगर मैं ऐसी बात करूँ तो ऐसा कोई मोमेंट खास नहीं आया। मतलब चैलेंजेस तो होते ही हैं, ऐसी बात नहीं है, नहीं है, लेकिन हाँ, मेहनत करो, पॉजिटिव रहो, तो मुझे लगता है कि हर मुश्किल का आप सामना कर सकते हो। अ, एक बीइंग अ फीमेल थोड़ा-सा ये मुश्किल होता है कि आपको घर भी देखना है, आपको बच्चे भी देखने हैं, आपको बाहर जाकर भी अपना 100% देना है। बट मुझे कहीं न कहीं हमेशा ये लगता है कि मैं पुरुषों की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आदमी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि औरतें चाहे उनसे +1 है, लेकिन 1 नंबर तो ऊपर है ही। उसके अंदर एक शक्ति है जो वो सारे काम बहुत ईज़िली कर सकती है। वो सुबह 4 बजे उठ के बच्चों के लिए टिफ़िन भी बना सकती है, वो 10 बजे ऑफिस भी जाके अपना 100% दे सकती है, वापस आके डिनर भी बनाती है, रात को टाइम से सोती है, अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखती है, दूसरों की मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखती है और पूरे परिवार का ध्यान रखती है। तो मुझे लगता है कि चैलेंजेस है वो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ और सबकी लाइफ में आते हैं। कभी अपने आप को लो मत फील करो। अभी मैं हाइप पे चल रही हूँ, लोग मुझे बहुत एप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, तो मुझे उस समय में खुश होना चाहिए, ब्लेसिंग माननी चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए। हो सकता है 10 साल बाद ये समय खत्म हो जाए, तो मुझे उस समय भी उस समय का धन्यवाद देना चाहिए। तो मुझे लगता है लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसा सोचते हो। लाइमलाइट में अगर आप हो तो उस चीज़ को एन्जॉय करो, नहीं हो तो आप कुछ और करो। लेकिन ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते रहो और अगर आप मेहनत करते हो तो आपको एक दिन ज़रूर सक्सेस मिलती है। हो सकता है थोड़ा-सा टाइम लगे, लेकिन मिलेगी। सक्सेस ज़रूर मिलती है। और मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहूँगी जो मैंने हमेशा, जब से मैंने स्टार्ट किया है मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं, जो कि एक मंत्रा मैं कह सकती हूँ। जब भी आप सुबह उठें, तो अपने आप को बेस्ट बोलें कि येस आई एम द बेस्ट। मैं तो शाहरुख खान का वो गाना सुन लेती हूँ हर सुबह कि चाँद तारे तोड़ तोड़ लाऊं लाऊं। सारी दुनिया पर मैं छाऊं। तो मैं कहती हूँ सबको वो गाना सुनना चाहिए। यूनिवर्स, आज आप देख लो शाहरुख खान ने जब ये गाना शूट किया था तो वो क्या था, मतलब मुझे लगता है उन्होंने नई नई एंट्री ली होगी शायद मूवीज में और आज वो क्या है। तो हम खुद, लोग कहते हैं ना नज़र लगती है, हम खुद अपने पे नज़र लगाते हैं या हम खुद, हमारे थॉट्स हमें ज़िंदगी में आगे लेकर जाते हैं। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आप ज़रूर आगे जाओगे, अगर आप अपने बारे में नेगेटिव सोचोगे तो आपको बहुत मुश्किलें आने वाली है। आप ज़रूर ग्रेटफुल रहें, ग्रेटिट्यूड लिखें। अगर आपको किसी ने एक गिलास पानी भी पिलाया तो आप उसको भी थैंक यू बोलो। आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हो। जब तक आपकी टीम आपके साथ नहीं है, आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है, तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, अपनी टीम को सपोर्ट करो। हमेशा अकेले आगे बढ़ने का मत सोचो, पूरी टीम के साथ आगे बढ़ने का सोचो, तभी आप ज़िंदगी में उन्नति कर पाएँगे। समय मिले तो पेपर और पेन लेकर रोज़ ग्रैटिट्यूड लिखें कि आपको किस-किस ने आपकी लाइफ़ में क्या-क्या किया। कि आज मैं ये बोलूँगी कि चलो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैंने आज आपसे इतनी सारी बातें शेयर की, मुझे बहुत पीस मिला, मेरा आज आपने दिन बना दिया, या आज इन्होंने मुझे कॉफ़ी बना के पिलाई। तो मुझे लगता है ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अगर हम ये सीख जाएँगे करना तो हम ज़िंदगी में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। ओके। और सोशल मीडिया पे पॉजिटिविटी मिलती है, साथ में ट्रोलिंग भी बहुत मिलती है, तो आप इस हाँ। चीज़ को कैसे मतलब देखते हैं? वो तो देखो, आज आप ये मान के चलो कि जब हम ऊपर चढ़ते हैं ना तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी टाँगें खींचने वाले भी होते हैं। ये क्या कर रहे हो? क्या होता है? इन्फ्लुएंसर क्या होता है? क्या? जब मैंने जॉब छोड़ा था तो बहुत सारे लोग, मतलब मेरी फैमिली में भी बहुत सारे लोग, मेरे कज़न, सबने मुझे बोला था कि इतनी अच्छी जॉब तुम अपनी छोड़ रही हो, क्या करोगी? क्या होता है इन्फ्लुएंसर? कहाँ इधर-उधर घूमती फिरती है? मेरी मदर को जाके लोग बोलते थे, "अथानी बेटी तो सारा दिन कटे रोती फिरे है।" तो मतलब कि मैं ये कह रही हूँ कि मतलब कितना एक चैलेंजिंग होता है। और अगर आप चैलेंज की बात करो ना तो इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे साथ आया कि आपको कोई टाइम नहीं होता है। अगर आपको शूट करना है तो आपको रात को लेट नाइट भी जाना पड़ता है, आपको शाम को भी जाना पड़ता है, आपको अर्ली मॉर्निंग भी जाना पड़ता है, तो वो फैमिली के साथ मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन एक टाइम के बाद आपकी फैमिली समझ जाती है कि नहीं वो अच्छा कर रहे हैं। वो पैसा आने के बाद समझते हैं, बिल्कुल। पहले नहीं और समझते। यस, यस। और ट्रोलिंग की अगर मैं बात करूँ तो होती है। ये चीज़ मैंने समझ ली कि आज इतने बड़े-बड़े जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, जब उनको ही लोग नहीं छोड़ते हैं, तो हम क्या चीज़ है? तो ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। अगर आप सच हैं, वो कहते हैं ना कि सोना अगर खरा है तो उसको कोई भी उसको नकली नहीं कह सकता है। हाँ, तो इधर-उधर लोग बहुत बात करेंगे, आप सुनते रहो, एक कान से सुनो, दूसरे दूसरे से कान निकाल। से आगे निकालो, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। सुनो सबकी, करो मन करो की। मन की। ये सही। मेरा फंडा है कि बहुत बार मुझे लोगों ने कहा ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन मैं हमेशा सबकी सुन लेती हूँ
लेकिन मैं करती लास्ट में वही हूँ जो मुझे करना होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं करना चाहती हूँ मैं उसमें 100% दूंगी। अगर मैं दूसरे के अकॉर्डिंग करूँगी तो वो बहुत मुश्किल होगा और वो इतना अच्छा नहीं होगा। और मैं जो यंग जनरेशन है वो बहुत कुछ अलग अलग स्किल करना चाहती है, अलग अलग फील्ड में जाना चाहती है, तो मैं उन सब के पेरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा अपने बच्चों को इस दौड़ में मत दौड़ाओ कि वो पढ़ लिख कर आईएएस बने, आरएस बने, कलेक्टर बने, लॉयर बने या डॉक्टर बने। आपका बच्चा किसी दूसरे फील्ड में भी बहुत कुछ अच्छा कर सकता है और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है। जब हम छोटे थे तब तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी ही नहीं। नहीं। आज तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि बच्चा पेंटिंग बेच के भी लाखों रुपए कमा रहा है। तो अपने बच्चों को सपोर्ट करिए, वो जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं उनको हाथ पकड़कर आप आगे ले जाएं। ओके, अब हम रैपिड फायर राउंड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, है ना, साड़ी के बारे में। जो आजकल के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो साड़ी को कैसे कैसे पहनते हैं। मतलब आपने जो पहना है वो सभ्य तरीके से पहना है, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर है, वो साड़ी को कुछ मतलब अलग तरीके से पहनते हैं, तो उनका समझ नहीं आ रहा कि ये इसको प्रमोट कर रहे हैं या डिमोट कर रहे हैं, मतलब वो चाह क्या रहे हैं। तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, जैसे आप ये देखिए, अब ये क्या कर रहे हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स है अच्छे खासे। जी। और यही, अब जैसे ये कौन सा तरीका आ गया साड़ी पहनने का, एक सभ्य तरीका होता है ना, जैसे इन्होंने और भी पोस्ट कर रखी है, तो मतलब ये इसको प्रमोट कर रहे हैं या फिर अपने मन की ही कर रहे हैं, ये क्या क्या है मतलब ये। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने अभी मुझे वीडियोस और फोटोज़ दिखाए, तो मुझे लगता है जो अपना पहनावा है, जो हमारी गरिमा है साड़ी की, उसे खोना नहीं चाहिए। और जो तुम्हारा तरीका है जिसमें हम सुंदर लगते हैं हाँ। या संस्कारी लगते हैं, हम्म। मुझे लगता है कि उसी तरह से उसे पहनना चाहिए, नहीं तो हमारे पहनावे की वो तौहीन है। आप अपना कंटेंट बनाने के लिए किसी भी कपड़े को किसी भी तरह से यूज़ ना करें। ये जो 6 मीटर का कपड़ा है, मुझे लगता है ये हमारी धरोहर है और इस धरोहर को हमें सहेज के रखना है। ओके, तो अब ठीक है, रैपिड फायर राउंड करते हैं। यस। और एक के बाद एक आपके आपसे ताबड़तोड़ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उनके जवाब देने हैं, ठीक है। बिल्कुल, बताइए। साड़ी या वेस्टर्न, एक दिन के लिए क्या चूज करेंगे आप। साड़ी। और रेडियो या इंस्टाग्राम, ज्यादा मस्ती कहाँ होती है। रेडियो। रेडियो में होती है ज्यादा मस्ती। और फेवरेट राजस्थानी डिश। दाल बाटी चूरमा। अगर जयपुर एक इंसान होता तो उसका नेचर कैसा होता। बहुत ही हरा-भरा होता और प्यारा होता। और बॉलीवुड में किस एक्ट्रेस को अपनी साड़ी कलेक्शन पहनाना पसंद करेंगे आप। रेखा जी। रेखा जी। और एक सिटी जहां पर आप साड़ी लेके फोटो शूट करना आपका ड्रीम है। अ, जयपुर में तो मैंने ख़ैर बहुत सारे शूट किए हैं। इसके अलावा मैं जाना चाहूँगी केरला। केरला। हाँ। ओके, अब आपको गैस करना है, मैं आपको साड़ीज के मतलब थोड़े पैटर्न के कुछ ऐसे हिंट्स दूंगा कि ये कहाँ की साड़ी है, आपको उसके, मैं आपको फोटो भी नहीं दिखा रहा, आपको बस हिंट्स दूंगा, तो आपको उसके हिसाब से आपको बताना है कि कौन से स्टेट की ये है। ठीक है। तो फर्स्ट है जरी बॉर्डर और गोल्डन थ्रेड्स। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। इट्स अ कांजीवरम साड़ी फ्रॉम तमिलनाडु। क्या बात। सेकंड है ब्राइट कलर, माइनर वर्क और लहरिया पैटर्न। राजस्थान। सही। ओके, अब नेक्स्ट है वाइट साड़ी विद गोल्डन बॉर्डर। कशव साड़ी जो कि केरला में बनती है। ये भी सही। और ग्रीन एंड मैरून शेड्स, पैस्ले मोटिव्स और टेम्पल बॉर्डर। तेलंगाना। क्या बात है। ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, अर्थी कलर और ब्लॉक प्रिंटिंग। राजस्थान। ये भी हमारा सही। जो बगरू और सांगानेर प्रिंट है। ये क्या बात है, पूरा डिटेल में। और है नेचर इंस्पायर्ड मोटिव्स, इको फ्रेंडली फैब्रिक और मधुबनी प्रिंट्स। अ, ये अपना बिहार में। क्या बात है। और नेक्स्ट है बोल्ड चेक्स, टेम्पल डिजाइन और सिल्क टेक्सचर। अगेन तेलंगाना। क्या। और नेक्स्ट है पिकॉक मोटिव्स, मल्टी कलर वेविंग और लाइट वेट फैब्रिक। पैठनी साड़ी फ्रॉम महाराष्ट्र। क्या बात है। नेक्स्ट है बैम्बू लीफ पैटर्न्स, फ्लोरल बॉर्डर्स और सॉफ्ट टेक्सचर। आसाम। क्या, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। साड़ी का नाम क्या है। साड़ी का नाम मुझे मंगलकारी हो सकता है। हाँ, असम सिल्क और मुगा सिल्क। यस। ओके, तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिचुएशन दूंगा कि कौन से इवेंट में कैसी साड़ी पहननी चाहिए, आपको सजेस्ट करना है, ठीक है। शादी का माहौल है तो हल्दी में कैसी होनी चाहिए, सिंपल या बोल्ड लुक।
हल्दी में मुझे लगता है कि सिंपल तो नहीं होनी चाहिए, बोल्ड लुक ही होना चाहिए। ओके, और मैं पसंद करूंगी चंदेरी साड़ी। चंदेरी साड़ी। यस। और आपका रेडियो लाइव शो है तो आप उसमें कैसी पहनना चाहेंगे? मैं मोस्टली अगर समर टाइम है तो मैं कॉटन पसंद करती हाँ, हूँ या शिफॉन पसंद करती हूँ। और अगर विंटर टाइम है तो मैं सिल्क पसंद करती हूँ। ओके। और अगर रोटरी क्लब का कोई फॉर्मल इवेंट है तो वहां पर कौन सी साड़ी होनी चाहिए? अगेन मैं ये बोलती हूँ कि हमारा जो राजस्थान है वहाँ पर गर्मी सर्दी बारिश हम्म। तीनों तरह के मौसम होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सीजन हम लोग साड़ियाँ पहनते हैं। तो जो मेरे दिल के करीब है वो वही है, शिफॉन सिल्क कॉटन। मैं ज़्यादा यही प्रेफर करती हूँ। ओके। अब कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है ना, बॉलीवुड एक्ट्रेस, आप उनको कौन कौन सी साड़ी मतलब पहनाना चाहेंगी अगर आपको मौका मिले? तो मैं आपको कुछ कुछ नाम बताता हूँ, है ना, आपको उनके बारे में बताना है। तो हमारा फर्स्ट नेम है रेखा जी। रेखा जी को आपने मोस्टली देखा होगा गोल्डन साड़ी पहनती है, वो मोस्टली कांजीवरम या सिल्क साड़ियाँ ही पहनती है। हम्म। लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे जो राजस्थान की जो बंदेज है, और सिल्क की भी बंदेज सिल्क भी आती है, मैं लहरिया बंदेज रेखा जी को पहनाना चाहूँगी। और दीपिका पादुकोण को? दीपिका पादुकोण भी, ये भी क्योंकि साउथ के ही एक्ट्रेस है, मोस्टली सिल्क साड़ी से पहनते हैं, तो मैं चाहूँगी कि अगर दीपिका अपनी इधर की पैठनी या फिर पटोला साड़ी भी पहनेंगे हम्म। तो भी वो बहुत सुंदर लगेगी। और आप जो साउथ इंडस्ट्री है मूवी की, आप उनमें एक्ट्रेस को जानते हो? जी हाँ। समंथा रुथ। जी तो हाँ। आप उनको कौन से पहनाना चाहोगे? समंता को भी मैं ये चाहूँगी कि वो नॉर्थ की कोई साड़ी पहने, क्योंकि प्यारी सी है, क्यूट सी है, तो चिकनकारी शायद उनके लिए परफेक्ट रहेगी। ओके। और माधुरी दीक्षित? माधुरी दीक्षित को मैंने मोस्टली सब तरह की साड़ियों में देखा है। हम्म। मैं उनको पहनाना चाहूँगी शिफॉन फ्लोरल। और विद्या बालन? विद्या बालन तो वन ऑफ द माय फेवरेट एक्ट्रेस, और मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुई जब मैंने उनकी सल्लू मूवी देखी थी। तो और मुझे बहुत सारे लोग, मेरे फ्रेंड सल्लू भी बुलाते हैं। सल्लू? क्योंकि मैं भी शायद उन्हीं की एज की हूँ और मैं अ, साड़ियाँ पहनती हूँ इसलिए। तो विद्या हम्म। बालन, क्योंकि अब उन्होंने तो बहुत सारा अपना वेट भी कम कर लिया है, हम्म। तो आई थिंक वो भी अगर लहरिया पहनेगी तो बहुत सुंदर लगेगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे लास्ट है शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी के ऊपर मुझे जब मोस्टली उनके साथ मुझे जो साटिन की जो साड़ियाँ होती हैं वो उन पे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उनका फिगर काफ़ी मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेट भी करती है लोगों को, तो उन पे मुझे लगता है साटिन की या प्लेन सिल्क्स वाली साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। ओके मैम। तो अब आप जो नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं, खासकर मैं बात कर रहा हूँ फीमेल, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे कंटेंट क्रिएशन के बारे में? मैं उनको ये राय देना चाहूँगी कि पहले तो अगर आप जैसे किसी कोई भी कंटेंट बना रहे हैं, हम्म। मतलब तो जिस ब्रांड के लिए बना रहे हैं या आपका जो मेन जो आधार है, अगर आप किसी हवेली के लिए बना रहे हैं, किसी होटल के लिए बना रहे हैं, किसी क्लोथिंग इंडस्ट्री के लिए बना रहे हैं, तो पूरा फोकस उसी पे होना चाहिए। मोस्टली मैं देखती हूँ कि जो आजकल की गर्ल्स हैं, वो क्या करती है, सिर्फ अपने आप को ज़्यादा प्रेजेंट करती है। हम्म। तो मैं चाहती हूँ कि आप खुद को नहीं प्रेजेंट करें, आप जिस ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं वो दिखना चाहिए कि आप उसके लिए काम कर रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है बॉडी शो ऑफ। यस। तो ओके। मैं ये चाहती हूँ कि अगर आपको वाकई में एक कंटेंट क्रिएटर बनना हम्म। है, तो आपको अपनी ओरिजिनलिटी रखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा फ़िल्टर ना लगाएँ। मोस्टली मैं देखती हूँ कि बहुत सुंदर-सुंदर लड़कियाँ होती है और वो इतने फ़िल्टर लगा लेती है। फ़िल्टर लगाने के बाद आपका आधा कंटेंट तो वही खराब हाँ। हो गया। तो सबको मेरी यही राय है कि अपना एक ओरिजिनलिटी रखें, कॉपी नहीं करें। कंटेंट बना रहे हैं तो उस कंटेंट आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी आपका कंटेंट होना चाहिए। आप ज़रूर दिखें, मैं भी दिखती हूँ सारे वीडियो में, लेकिन कितना दिखना है और कब दिखना है वो हाँ। बहुत ज़रूरी है। और कभी किसी से कॉम्पिटिशन मत करिए, अपनी यूएसपी बना के रखिए, अपना कोशिश करिए, अपनी नेटवर्किंग बहुत अच्छी करिए, हम्म। पॉजिटिव रहिए, लोगों के साथ अच्छे से बात करिए। आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके जो इन्फ्लुएंसर वाली जर्नी। ओके। अब मैं चाहता हूँ आप हमारी ऑडियंस को एक कुछ मैसेज देकर जाएं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर चुकी हैं और अब आप बहुत अच्छा कर रही हैं एज ए हाउसवाइफ भी, और आप राजस्थानी कल्चर को भी प्रमोट कर रही है। और राजस्थानी साड़ी मतलब साड़ी तो मतलब ऑल ओवर इंडिया सब सबको ही यहाँ पे प्रमोट कर रही है। तो मैं चाहता हूँ जो भी वुमेन्स हैं, जो भी गर्ल्स हैं, या फिर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप उनको क्या मैसेज देंगे, कुछ गोल्डन गोल्डन मैसेज?
सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मोहित कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। हमने इतनी अच्छी-अच्छी बातें की, इतने अच्छे-अच्छे टॉपिक्स पे बात की, बहुत ही मज़ा आया। पता ही नहीं चला कि समय कहाँ उड़ गया। और मैं जाते-जाते ये मैसेज देना चाहती हूँ उन सभी फीमेल को, क्योंकि मैं भी 40 प्लस हूँ। मैं उन सभी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि घर, गृहस्थी सबके लिए आप सब कुछ करते हैं, लेकिन थोड़ा-सा समय आप अपने लिए निकालिए। और उन बच्चों को भी कहना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी मदर है या ऐसी बहनें हैं या ऐसी वाइफ है जो लोग बहुत कुछ करना चाहते थे अपने स्कूल टाइम पे या अपने कॉलेज टाइम पे या आफ्टर कॉलेज, लेकिन उनकी शादी हो गई, वो बहुत कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आप उन्हें अब सपोर्ट करिए। अगर वो कुछ करना चाहते हैं, अगर वो अच्छी पेंटिंग करती है तो आप उन्हें मोटिवेट करिए कि वो और अच्छा काम करे उस पे। कोई अच्छा डांस करते हैं तो आप उनको उस फील्ड में आगे ले जाएं। अगर वो कुछ पढ़ना चाहती है तो आप उन्हें भी हेल्प कर सकते हैं। और ये सिर्फ उनके हस्बैंड या उनके फादर नहीं, बल्कि उनके बच्चे भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी मम्मी में कोई हुनर है, वो अच्छा कुछ करना चाहती है, अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती है या अपना कुछ काम शुरू करना चाहती है, वो इन्फ्लुएंसर भी बनना चाहती है, तो आप उनकी मदद करिए। जिस तरह से मेरे बच्चों ने मुझे की, तो मैं पूरा क्रेडिट अपना देती हूँ अपने दोनों बच्चों को, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। और इन वोग नारी है, तो वो उन दोनों की वजह से ही है और लोगों का प्यार है। तो हमेशा कोशिश करिए कि अपने घर की महिलाएं, चाहे वो किसी भी उम्र की है, उन्हें सपोर्ट करें और उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करें। ओके मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, तो मैं आपसे अब जाते-जाते यही बोलूँगा, खम्मा गणी और राम राम सा। खमा गणी, जय जय राजस्थान। जय राजस्थान।